हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपके बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और इस चैप्टर में हम इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जिनका नाम है एम्फीबॉलिक पाथवे एंड रेस्पिरेटरी क्वोशंट। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं व्हाट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे का सीधा सीधा मतलब होता है द प्रोसेस, द पाथवे विच इन्वॉल्व बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। आपको पता है कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? कैटाबॉलिज्म क्या मीन होता है, मतलब बताइए जरा। कैटाबॉलिज्म का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके हमें उससे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करना। एंड व्हाट इज एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म होता है किसी भी सिंपल कंपाउंड को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स या बड़ा प्रोडक्ट बनाना। ये जो लिखा है वो समझने की जरूरत भी नहीं है, जो मैंने मुंह से बोला वो सुन लो। ये बातें कई बार बताई हैं तो इसलिए मैंने उसको इतना लिखने पे एम्फेसाइज नहीं किया। तो कैटाबॉलिज्म में मेजर कोई बड़े सब्सटेंस को तोड़ के छोटा छोटा सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, और एनाबॉलिज्म में किसी भी छोटे सब्सटेंस को कंबाइन करके कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना। तो ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, सो ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज फॉर रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज जो होता है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। भाई समझाया मैंने पहले भी आपको कई बार कि अगर हम बात करें आउट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, बेस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, मतलब बेस्ट क्या है जिसको हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस में तोड़ सकते हैं, तो दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी ग्लूकोज। अदर सबस्ट्रेट्स आर ऑल्सो रेस्पायर्ड। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का ही रेस्पिरेशन होता है। फैट्स, प्रोटीन्स, एवरीथिंग इज ब्रोकन डाउन। Fats break down into glycerol and fatty acid. Fatty acids are degraded to acetyl coenzyme में। अब क्या होता है? फैट्स जो हैं वो टूटते हैं पहले ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड्स में। सबको पता है जो फैट्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है इनटू अल्कोहल एंड एसिड। तो अल्कोहल कौन सा होता है? ग्लिसरॉल। एसिड कौन सा होता है? फैटी एसिड होता है। तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड, दीज फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसके बाद किस में एंटर करता होगा? इट विल एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल एंड द एंटायर प्रोसेस विल बी सेम। ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू पीजीएल। अगर ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है पीजीएल में। पीजीएल कहाँ बनता था? पीजीएल वाज अ पार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड देन पूरा आगे का पाथवे सेम होगा। तो मतलब कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज से ही कहानी शुरू हो। कहानी फैट से भी स्टार्ट हो सकती है और अभी आगे समझाऊंगी प्रोटीन से भी स्टार्ट हो सकती है। अगर कहानी फैट से स्टार्ट हो रही है तो फैट्स सबसे पहले किस में ब्रेक होते हैं? फैट्स ब्रेक होते हैं इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। उसके बाद में क्या होता है भाई? अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में, देन उसमें अगर हम बात करते हैं फैटी एसिड की तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है पीजीएल में। तो एंटर करने के लिए पाथवे अलग अलग हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ग्लूकोज में टूटता था, देन ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फलाना निकाला किसमें? ग्लाइकोलिसिस। फिर ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता था? पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता था एसिटाइल कोएंजाइम में और फिर क्रेब्स साइकिल होती थी। अगर हम फैट्स की बात करते हैं तो फैट्स में बात करें तो फैट्स टूटते हैं पहले फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में। दिस इज अ डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी, डायग्राम को स्टडी करो। फैटी एसिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में एंड देन एंटर्स द फर्दर पाथवे। ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है इनटू पगाल और डीएचएपी, पीजीएल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर फर्दर प्रोसेसेस आर सेम। क्लियर हुई कहानी? तो फैट्स कैन आल्सो एंटर इनटू द एरोबिक पाथवे और द रेस्पिरेटरी पाथवे। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड बाय प्रोटीएजेस इनटू अमीनो एसिड्स। तो सबसे पहले प्रोटीन्स को तोड़ के बना देते हैं अमीनो एसिड्स। क्या बना देते हैं प्रोटीन्स को तोड़ के? अमीनो एसिड्स। एंड ईच अमीनो एसिड आफ्टर डीएमिनेशन एंटर्स द पाथवे एट सम स्टेज इन द क्रेब्स साइकिल और इज पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम में। अब ये जो अमीनो एसिड है या तो ये डायरेक्टली यहाँ पे पायरुवेट के साथ पायरुवेट में कन्वर्ट होकर साइकिल में एंटर हो सकता है और इट विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में और देन साइकिल में एंटर हो जाएगा। तो मुद्दे की बात ये है
अभी जो हमने पूरा प्रीवियस 5 वीडियोस में आपको मैंने पढ़ाया वो ये पढ़ाया कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, दैट इज ओके बिकॉज ग्लूकोज इज द ईजिएस्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मतलब ईजिएस्ट क्यों बोल रही हूँ, सबसे जल्दी टूटता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन फैट्स का भी हो सकता है, ब्रेकडाउन प्रोटीन्स का भी हो सकता है। फैट्स का है तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में होता है कन्वर्जन, किस में होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में की बात करें तो फिर वो फर्दर पाथवे में ग्लिसरॉल DHAP के साथ एंटर कर सकता है बन के, और फैटी एसिड डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम A बन के एंटर हो सकता है। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड की बात करें तो प्रोटीन्स कन्वर्ट होंगे अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड एंटर कर सकता है या तो एज अ पायरुविक एसिड और कन्वर्टिंग इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A। क्लियर? सो the respiratory pathway is generally considered as catabolic pathway, but it involves both anabolism synthesis and catabolism breakdown, so it is better called as amphibolic pathway। तो what is amphibolic? amphibolic का मतलब ही नेचर होता है dual। एम्फी वर्ड जो एम्फीबिया से आया है उसका मतलब ही होता है डुअल नेचर। तो क्या हो रहा है, अगर हम इस पूरे रेस्पिरेटरी पाथवे जिसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सब कुछ पढ़ा, तो आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होगा कि उसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, दैट इज द ब्रेकडाउन, और एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, दैट इज द सिंथेसिस। तो अब जब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हमको दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं, दैट इज व्हाई द एंटायर प्रोसेस इज बेटर रिफर्ड एज एम्फीबॉलिक पाथवे। ना कैटाबॉलिज्म बोला ना एनाबॉलिज्म बोला, सीधे सीधे उसको एम्फीबॉलिक पाथवे या एम्फीबॉलिज्म बोला बिकॉज ऑफ द डुअल नेचर, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। Am I clear to you? साथ साथ में हमने क्या सीखा, it is not only the carbohydrates that get oxidized in the respiratory pathway. Fats, proteins or any other organic compound, they can be respired in the respiratory pathway. Clear? Example, fatty acids break down to acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway. But when the organism needs to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme A withdraw from the respiratory pathway. उन्होंने हमको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज एम्फीबॉलिक। तो उन्होंने बोला कि भाई फैटी एसिड जो है पहले टूटते हैं, टूटना मीन्स उनका क्या हुआ, उनका कैटाबॉलिज्म हुआ और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फैटी एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ अब क्या हो रहा है, अब लेकिन कभी हमारी बॉडी को फिर से फैटी एसिड की जरूरत पड़ी तो क्या होगा, अगर फिर से जरूरत पड़ी तो दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए विल अगेन कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और एसिटाइल कोएंजाइम में वापस से फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट आवर बॉडी नीड्स। तो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये दोनों प्रोसेसेस चलती रहती हैं इन द रेस्पिरेटरी पाथवे, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एम्फीबॉलिक पाथवे। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स आर इन्वॉल्व। तो प्रोटीन्स में भी ऐसा ही होता है। So now we are done with amphibolic pathway। आपको समझ आ गया होगा, बहुत easy है। Now last topic of the chapter is respiratory quotient or the respiratory ratio। Now what do you understand by respiratory quotient? Respiratory quotient का मतलब होता है ratio of the volume of CO2 evolve। जब भी respiration हो रहा है तो क्या होगा, CO2 रिलीज होती है and oxygen यूज होती है। तो द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, जितना भी CO2 इवॉल्व हुआ आफ्टर रेस्पिरेशन, एंड द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, जितना भी O2 यूज हुआ, इन दोनों वॉल्यूम्स के बीच का जो रेशियो होता है, दैट रेशियो इज नोन एज रेस्पिरेटरी कोशेंट। दैट रेशियो इज नोन एज रेस्पिरेटरी कोशेंट। समझ आई कहानी? पक्का? ओके, ठीक है। चलो, तो अब इस रेस्पिरेटरी कोशेंट का क्या सिग्निफिकेंस होता है? दिस रेस्पिरेटरी कोशेंट टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हमको इस रेस्पिरेटरी कोशेंट से ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस है जो रेस्पायर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इफ कार्बोहाइड्रेट्स आर रेस्पायर, एनी ग्लूकोज, सुक्रोज और एनीथिंग, एनी कार्बोहाइड्रेट्स आर रेस्पायर, तो रेस्पिरेटरी कोशेंट विल बी इक्वल टू 1। और आप मुझे बताओ कोई सा भी रेशियो 1 कब होता है? 1 के इक्विवेलेंट व्हेनेवर न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर।
तो मतलब कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ CO2 जो इवॉल्व हुई है दैट इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड. वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. इसीलिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी कोशेंट इज इक्विवेलेंट टू 1 बिकॉज इक्वल अमाउंट्स ऑफ CO2 एंड O2 आर इवॉल्व्ड एंड कंज्यूम्ड रिस्पेक्टिवली. तो C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6CO2 प्लस 6O2 प्लस, अरे यहाँ बीच में एरो नहीं लगाया है, यहाँ पे इसके बाद में एरो होगा एंड दिस इज द रिएक्शन. तो अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो आपको कितना CO2 इवॉल्व होते हुए दिख रहा है 6 और प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे कितना O2 कंज्यूम होते हुए दिख रहा है 6. तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो रेशियो विल बी इक्वल टू 1. 6/6 इट इज 1. तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रेस्पिरेटरी कोशेंट इज इक्वल टू 1. ये चीज याद रखनी है. फॉर कार्बोहाइड्रेट्स रेस्पिरेटरी कोशेंट इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड. नाउ रेस्पिरेटरी कोशेंट फॉर फैट्स इज लेस देन 1. अगर हम फैट्स की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है वो 1 से कम होता है. कैलकुलेशंस फॉर फैटी एसिड एग्जांपल ट्राइपेनिमेथ्रिन आर शोन. ये देखो दिया हुआ है तो क्या बताया भाई, देख लेते हैं इसका, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कैसा होगा. चलो अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट, हम किसके लिए निकाल रहे हैं, फैट्स के लिए निकाल रहे हैं. फैट्स तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना दिख रहा है जो इवॉल्व हुआ है 102 दिख रहा है मुझे CO2, और ऑक्सीजन कितना कंज्यूम किया है, ऑक्सीजन कंज्यूम किया है 145 ऑक्सीजन कंज्यूम किया है. तो अगर आप 102 और 145 को सॉल्व करोगे तो वैल्यू विल बी इन डेसिमल्स, पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आएगी एंड दैट वैल्यू इज डेफिनेटली लेस देन 1 से छोटी ही है वो वैल्यू. तो इसके लिए आपको याद रखना है अगर फैट्स का कभी भी फैट्स एक्टिंग एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट तो क्या हो रहा है, CO2 जो इवॉल्व हो रही है वो कम है और जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है वो ज़्यादा है. दैट इज वाई हेयर द वैल्यू इज लेस देन 1. जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर फैट्स एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज हो रहे हैं तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा होगा एंड प्रोडक्शन ऑफ CO2 विल बी लेस. कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी मोर एंड इवोल्यूशन ऑफ CO2 विल बी लेस. क्लियर, एंड द वैल्यू विल बी लेस देन 1. अगर आप बात करते हैं ट्राइपैलमिथेन स्पेसिफिकली तो द वैल्यू इज 0.7. द वैल्यू इज 0.7 टू बी वेरी एग्जैक्ट. नाउ रेस्पिरेटरी कोशेंट फॉर प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन्स की बात करो तो ये भी 1 से कम होता है बट इट इज 0.9. फैट से ज़्यादा बट कार्बोहाइड्रेट से कम. In living organism, respiratory substances are often more than 1. Pure proteins of fats are never used as respiratory substrate. ये वाली बात को याद रखो. अभी तो आपने ये सीखा भाई, ठीक है, कि अलग अलग इसके लिए अलग अलग वैल्यू हो सकती है. आपको मेन ये वैल्यूज याद रखनी है. फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इट इज़ 1, फॉर फैट्स इट इज़ लेस देन 1 एंड फॉर प्रोटीन्स इट इज़ 0.9. तो रेस्पिरेटरी कोशेंट फॉर 3 ऑफ द सब्सटेंसेस आपको याद रखना है एंड साथ ही साथ में यू नीड टू रिमेंबर द formula for respiratory quotient. तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम. एक बात और याद रखो कि कभी भी प्योरली प्रोटीन या फैट का कंजम्पशन नहीं होता. प्रोटीन्स और फैट्स का कंजम्पशन अगर आपकी बॉडी में हो रहा है, अगर प्रोटीन और फैट को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करना पड़ रहा है तो मतलब बॉडी इज इन समवॉट काफ़ी दुखी वाली स्टेट. क्योंकि अगर आपकी बॉडी सबसे पहले यूज करती है कार्बोहाइड्रेट्स को, देन आपकी बॉडी यूज़ करती है फैट्स को एंड लास्टली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रोटीन. और अगर प्रोटीन्स को यूज़ करने की नौबत आ गई है, इसका ये मतलब है द बॉडी इज़ मैल नरिश, देयर इज़ अ कंडीशन, मैल एब्जॉर्प्शन वाली कंडीशन है. तो प्रोटीन का तो इसीलिए ब्रेक डाउन हो रहा है. वो भूखमरी वाला जो कंडीशन होता है ना, भूखमरी वाला, उसे एपिडेमिक वाली जो कंडीशन होती है, उसके केस में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है बॉडी में जब खाना ही नहीं मिल रहा है. नहीं तो मोस्ट कॉमनली बॉडी सिर्फ कार्ब यूटिलाइज करके ही अपनी एनर्जी यूटिलाइजेशन कंप्लीट कर लेती है. तो अगर प्रोटीन्स को यूटिलाइज करने की नौबत आ रही है, इसका मतलब बहुत ही भूखमरी वाली कंडीशन आ चुकी है. कहानी समझ आई? पूरी कहानी समझ में आई? सो हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर. ओके, द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट. पूरे चैप्टर में इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स को क्लियर करो
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे टॉपिक्स के लिए मैं प्लान कर रही हूँ एनिमेटेड वीडियोस। तो एक बार सिलेबस खत्म होने जाने दो, फिर लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए बढ़िया से एनिमेटेड वीडियोस। ओके, और तब तक कोई डाउट्स है तो पूछते रहा करो यार, डाउट्स नहीं है तो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट दे दिया करो, मज़ा आ जाता हो। और जल्दी से फिर क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लेना है सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।